अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वफाकी बजट पर खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं शहजाद इकबाल। अब से कुछ देर पहले फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने अगले साल का माली बजट असेंबली में पेश किया है और असेंबली में जब उन्होंने तकरीर का आगाज किया तो उन्होंने ये बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं उसका जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछली हुकूमत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस एक साल के दौरान शहबाज शरीफ वजीर आजम की क़यादत में मुल्क को डिफॉल्ट के खतरात से निकाल कर इस्तेकाम की तरफ लेकर आ गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मईशत को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। उन्होंने आज के बजट के हवाले से यह भी कहा ये इलेक्शन बजट नहीं है बल्कि एक जिम्मेदाराना बजट है। और यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत का यह दावा है कि हमने ये जो बजट बनाया है वो IMF की कंडीशंस के मुताबिक बनाया है, क्योंकि आज भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि हमें उम्मीद है कि इस माह जो 9th रिव्यू है IMF का वो मुकम्मल हो जाएगा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाएगा और बोर्ड से अप्रूवल भी हो जाएगा, यानी कि 9th रिव्यू की जो रकम है $1.1 बिलियन की वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। एक नजर डालते हैं आज के उन आदादो शुमार पर जो कि अगले बजट के लिए, अगले साल के लिए टारगेट रखे गए हैं, जो तखमीना लगाया गया है। मालियाती खसारा जो पिछले साल 6.9% था, यानी कि 4,547 अरब रुपए, इस साल भी 6% से ज्यादा रहेगा, 6.5% मालियाती खसारा होगा, यानी कि 7,573 अरब रुपए का। जो बुनियादी बैलेंस है, प्राइमरी बैलेंस, ये फिगर इंपॉर्टेंट है IMF को मुतमईन करने के लिए। पिछले साल का टारगेट 0.2% था, लेकिन नेगेटिव 0.5%, यानी कि प्राइमरी सरप्लस की जगह प्राइमरी डेफिसिट इस साल रहा। और अगले साल का जो टारगेट है वो 0.4% सरप्लस का है, यानी कि 379 बिलियन रुपीज। GDP ग्रोथ इस साल ना होने के बराबर, ऑलमोस्ट फ्लैट 0.3%, जबकि टारगेट 5% का था। और अगले साल के लिए आज बताया इसाक डार साहब ने कि एक मॉडेस्ट टारगेट है 3.5% का। इसके अलावा महंगाई, इस साल भी महंगाई में बेहद इजाफा होगा। जो रवा साल है उसमें एक्सपेक्टेड है कि जो महंगाई का नंबर है वो 29.2% होगा और अगले साल भी जो महंगाई की शरह है 21% होगी, यानी कि अगर कोई चीज़ इस वक्त 100 रुपये की है तो वो अगले साल के आखिर तक 121 रुपये हो जाएगी। महंगाई की शरह 21% रखी गई है अगले साल के लिए। टैक्स हदफ 7,200 अरब रुपए इस साल अचीव होगा। अगले साल के लिए टारगेट 9,200 अरब रुपए का है, यानी कि 27% इजाफा करना पड़ेगा FBR टैक्स रेवेन्यू में यह हदफ हासिल करने के लिए। और इसके अलावा जो सूद की अदायगी है, ये सबसे बड़ा इस वक्त अखराजात में सबसे बड़ा अमाउंट है, जो इस साल मौजूदा साल 5,240 अरब रुपए था और अगले साल 7,303 अरब रुपए होगा। इसके अलावा रेमिटेंसेज अगले साल के लिए जो टारगेट रखा गया है वो $33 बिलियन का है, $33 बिलियन, और एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट है वो $30 बिलियन का है, जबकि BISP का जो अमाउंट है उसको बढ़ा के 450 अरब रुपए कर दिया गया है। और बजट में ये भी बताया गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन है ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक, उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा होगा। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के जो ग्रेड है उनकी तनख्वाह में 30% इजाफा होगा, जबकि पेंशन में 17.5% इजाफा किया जाएगा। अहम बात यह है कि यह बजट भी एक ऐसा बजट है जिसमें हमारा मुल्क और वफाकी हुकूमत पहले दिन से तकरीबन 3,500 अरब रुपए के खसारे से शुरू होगा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट इसलिए है क्योंकि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है इस बात पर वो जरूर आर्ग्यू करते हैं कि जो वफाक का बजट है वो पहले दिन मनफी से शुरू होता है। आदाद शुमार आपके सामने रखते हैं। जो हुकूमत का कुल आमदन होगी अगले साल वो 163 अरब रुपए होगी, 12,163 रुपए होगी, जबकि जो बुनियादी खर्चा है वो 15,533 अरब रुपए का होगा, यानी कि माली साल के पहले दिन में जो हुकूमत का खसारा है वो 3,370 अरब रुपए का होगा। सिर्फ 4 अगर बड़े अखराजात को हम सामने रखें, जिसमें जो सूबों को मुंतकिल किया जाएगा 5,276 अरब रुपए है। इसके अलावा जो सूद की अदायगी है वो 7,303 अरब रुपए की है। दिफाई बजट 1,804 और जो तरक्याती बजट है वो 1,150 अरब रुपए है। तो ये 4 जो बड़े अखराजात हैं, अगर इन्हीं को सिर्फ हम शामिल कर लें तो इसका मतलब ये कि पहले दिन जो हुकूमत का खसारा होगा वो 3,370 अरब रुपए का होगा, जबकि और जो बड़े अखराजात हैं जिसमें सिविल गवर्नमेंट का खर्चा 714 अरब है, जो सब्सिडी है वो 1,000 अरब से ज़्यादा रखी गई है, पेंशन 761 अरब रुपए और इसके अलावा जो ग्रांट्स हैं वो 1,464 अरब रुपए रखी गई हैं। तो एक बड़ा पसारे का बजट ये भी होगा, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा क्विकली सुनाते हैं कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो उम्मीद का एक दफ़ा फिर इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि IMF प्रोग्राम इस महीने 9th रिव्यू जो है वो मुकम्मल हो सकता है। IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और IMF की तमाम शराइत हैं उनको
मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह हम प्रायर एक्शन जो हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया है, लेकिन अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी। मेरी IMF की MD से कोई 1 घंटा टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू के नतीजे में मैं ये कह सकता हूँ, मैंने उनसे ये तजवीज़ की थी कि आप अगर वर्बल कमिटमेंट दें तो उसकी बुनियाद पर जो बाकी स्टेप्स 1-2 और उन्होंने मुझे कहे थे, हम वो इंशाल्लाह वो स्टेप्स हम ले लेंगे। उन्होंने मेहरबानी की वर्बल कमिटमेंट दी, जिसके नतीजे में हमने वो स्टेप्स भी हमने उठा लिए हैं। लिहाजा अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। राइट, तो आप ये कह रहे थे कि जो शराइत थी उनकी वो हमने पूरी कर ली, अब कोई ऐसी शर्त बाकी नहीं है जो अधूरी रह गई हो। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो बजट है इस बजट के पास होने से पहले ही IMF का जो 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इसके अलावा अशफाक तोला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ मोहम्मद सुहेल साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद सुहेल साहब कैसा देख रहे हैं आप इस बजट को, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने ग्रेट डिबेट में डिस्कशन किया था कि अगर मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालना है तो एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए होगा, और आपकी खासतौर पर तवज्जो इस तरफ थी कि पिछले कई सालों से हमारा जो मालियाती खसारा है वो बहुत ज़्यादा है और ये मसाइल की जड़ है। तो इस साल भी जो 6.5% का खसारा रखा गया है, यानी कि 7,573 अरब रुपए, आप कैसा देखते हैं इस ओवरऑल बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहजाद साहब। मेरी तवक्कुआत के बरक्स नहीं है, मगर मेरी विश के तो बरक्स ज़रूर है, क्योंकि ये नॉर्मल बजट प्रेजेंट कर दिया गया। 6.5% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट उस टाइम पर जब एक क्राइसिस नुमा सिचुएशन है, बल्कि क्राइसिस ही है, और आइडियली तो ये होता कि खर्चे कम किए जाते या एटलीस्ट कंटेन किए जाते। अब यहाँ पे 35% तक तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं 16 ग्रेड के अफराद की, और 30% तक बाकियों की, जिसमें हम टैक्सिंग टू द रिच कहते हैं, मगर उसमें भी रिच लोग शामिल होंगे, तो उनकी भी तनख्वाह 30% बढ़ी है। और दूसरी जानिब जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है 9,200, वो भी ज़्यादा होता तो ही मेरे ख्याल में फिस्कल डेफिसिट 5% से कम होता। अब ये देखना है कि IMF का जो टारगेट है प्राइमरी डेफिसिट का, उसके तो करीब है। हुकूमत ने 0.4 रखा है, IMF ने 0.5 अपनी रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया था, बट फिस्कल डेफिसिट जो है वो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और आने वाले दिनों में हमें ये देखना है कि IMF की तरफ से इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो जो मैंने बात की थी डिबेट में, वो तो एक आइडियल सिचुएशन की थी, मगर वो आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं होती। अब देखना ये है कि आगे जाकर लैंडिंग एजेंसीज अगर इस पर खुश हो जाती हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी पुरुमीद हैं, मेरी भी विषय हो जाए, मगर अगर वो खुश नहीं होती तो फिर इसको रिवाइज करना पड़ेगा आने वाले महीनों में। और डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप कैसे देखते हैं इस बजट को, क्योंकि आज इसाक डार साहब ने कहा ये इलेक्शन का साल है, लेकिन ये इलेक्शन बजट नहीं है, जिम्मेदाराना बजट है। तो आपको लगता है कि एक ऐसा बजट है जिस पर IMF भी मुतमईन होगा, क्योंकि वजीर आजम साहब ने तो आज भी उम्मीद का इजहार किया है कि IMF का 9th रिव्यू इस महीने मुकम्मल हो जाएगा? शहजाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, जिस दिन बजट शुरू करेंगे अगर मार्कअप की सारी पेमेंट कर दें तो मेरा ख्याल था 500 अरब रुपया जो है वो वफाक को बोरो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर मैं ये नंबर मान भी लूं, और मैं उन नंबरों की भी अभी बात करता हूं, मैं सारे नंबर मान लूं तो 416 अरब रुपया बोरो करेंगे और सिर्फ मार्कअप पे करेंगे। तो मेरी तो पहली उम्मीद ये है कि आपको डेट रीप्रोफाइलिंग का एक मंजरनामा पेश करना चाहिए था। आपको उसके साथ साथ जो 25 अरब डॉलर अगले साल कलेक्ट होने हैं, चलें उसमें से मैं 9 अरब डॉलर छोड़ देता हूं, तो 16 अरब डॉलर का मंजरनामा पेश करना चाहिए था, ताकि आप ये 7,303 अरब को हैंडल करने की कोशिश करते। अब आप 416 अरब पे शुरू कर रहे हैं, और वो भी तब नंबर आ रहा है जब आप जरा गौर से देखें, जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 83% आप बढ़ा रहे हैं, 1600 से उसको 2963 पे ले जा रहे हैं। तो PDL भी बढ़ रहा होगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल मुमकिन होगा। नॉन टैक्स में आपने बहुत बड़ा जंप स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स को भी दिया होगा, ये 2963 इज अ हायर नंबर। इसकी जगह आपको ये जो 9200 अरब का नंबर था, इसमें जो हम प्रोग्रेसिविटी ऑफ टैक्सेशन हमेशा कहते रहे हैं वो करके उसको बढ़ाना चाहिए था। और अगर आप बजट का खसारा शुरू ही 6.5% पे करेंगे
पिछला बजट का खसारा 5% पे शुरू किया तो 7% पे खत्म किया। तो यू नो आई थिंक ये अभी भी एक्सपेंशनरी बजट है। इनकम सपोर्ट सिर्फ 470 अरब पे गया है, मेरी उम्मीद इससे बहुत ज्यादा थी। आपने बहुत बढ़ा दिया, 1 से 22 को 35-30% जो आपने बढ़ाई तनख्वाहें, वो भी आई थिंक एट दिस स्टेज। और आप याद रखें इनको हम एक एग्जीक्यूटिव अलाउंस भी दे चुके हैं। सो आई थिंक थॉट का जो आंसर है पेंशन भी अगर इसके बाद अशफाक तोला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बजट पर राय लेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इसाक डार साहब ने अगले साल का बजट पेश कर दिया है। 7,573 अरब खसारे का ये बजट है और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मोहम्मद सोहेल साहब और अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में चंद और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। अशफाक तोला साहब, एक तो बताइएगा कि आज ये कहा गया कि ये इलेक्शन साल का बजट नहीं है, ये एक बैलेंस्ड बजट है, जिम्मेदाराना बजट है। फिर ये जो इस वक्त सारी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में 35% तक का इजाफा किया है। इसाक डार साहब की ख्वाहिश थी इससे कम इजाफा हो, इत्तेहादी नहीं माने। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का साल है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। ये इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे टैक्सेशन के हवाले से बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, थैंक यू वेरी मच। देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने बड़ा रैशनली जो कुछ टैक्सेशन प्रपोजल्स वगैरह थे और जिस प्रपोजल्स को हमें लेके चलना था, आपने देखा होगा कि उन्होंने वहाँ टैक्सेस लगाए जहाँ पर विंडफॉल गेंस की बातें हो रही हैं। नॉर्मली कहीं पे कोई ऐसा टैक्सेशन मेजर नहीं लिया और इसीलिए आप देख रहे होंगे ये मीज़ानिया है कि जो आपका 7,400 बिलियन पे इस वक्त आपका फिस्कल डेफिसिट आएगा। देखिए, 30% बढ़ाना मैं समझता हूँ निचले उसमें, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बुरी बात है। इन्फ्लेशन को देखते हुए आप देखें, यूजुअली प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीज़ें बढ़ी हैं। ऑब्वियसली वहाँ अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है और जैसे आप समझते हैं कि इलेक्शन ईयर की बात नहीं होती है, नॉर्मली भी 15 से 20% बढ़ती है। बट इस मरतबा अगर आप देखें तो आपकी इन्फ्लेशन 38% पे टच कर गई थी और नेचुरली 19 की एवरेज रहेगी। इसके बाद आप अगले साल, आपने खुद ने बताया कि 21% की इन्फ्लेशन होनी है, तो इसलिए डेफिनेटली ये ज़रूरत थी और वक्त की ज़रूरत थी कि मेरा ख्याल है। और ये बेसिक सैलरी पे बढ़ती है, कोई टोटल सैलरी पे नहीं बढ़ रही है। तो अगर आप उसको 55% ले लें, 45% ले लें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी एक्चुअली जो है वो 35%, इट इज 17.5% होती है। सही। और मुझे ये जरा टैक्सेशन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते हमने बड़ी डिटेल से बात की कि रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर कंट्रीब्यूशन ज्यादा में टैक्स के हवाले से 1% उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो इस जो बजट स्पीच एटलीस्ट है उसमें तो कुछ इसका जिक्र नहीं है, तो क्या किया गया है उस हवाले से? शायद 2-3 चीज़ें बड़ी जो अच्छी हुई हैं और मैं खुद, मुझे खुशी है कि मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। आप देखेंगे ना कि कुछ फिक्स टैक्स रिजीम थी हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर 236 के अंदर, उनका दायरा तो सच वसी नहीं किया गया, मगर उसके ल्यू में 1% का टैक्स इनके ऊपर लागू हो जाएगा। और इस तरीके से उनकी जो डिमांड थी कि रकबे के हिसाब से टियर 1 की जो रकबा होता था और जिस वजह से काफ़ी इनको हैरेसमेंट फील होती थी, वो हमने निकाल दिया है। अब ये सारे के सारे ताजिर अपनी एक सिंप्लीफाइड रिटर्न जमा कराएंगे जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बहुत बेहतरीन मौके फराहम करेगा। वो जो आपने देखा होगा, एक जो स्टडी आई हुई थी जिसमें पीबीसी ने किया था और सीडीपीआर ने किया था, उसकी इनॉग्रल मैंने मतलब अशफाक तोला साहब, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई फिक्स टैक्स वगैरह नहीं लगाया है जो पिछले साल भी लगा के विड्रॉ किया गया था ताजरों नहीं नहीं, वो तो वैसे ही इनके ऊपर जो ताजरों के जो बिल आ रहे हैं ना, हमने इनको कहा आप रिटर्न फाइल करें, पहले डॉक्यूमेंटेशन के जुमरे में तो आए, हमें पता तो चले। अशफाक तोला साहब, ये तो सालों साल से ये बातें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, कभी हो गई ये, अब इनसे एडवांस टैक्स के जरिए, ये तो नहीं होते। इनसे बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात हुई हैं और मैं खुद उस मुज़ाकरात को लीड कर रहा था एफबीआर की तरफ से। तो और मैं आपको कहता हूँ ब्रॉड ब्रश दे ऑल आर वेरी हैप्पी। इनकी जो जेन्युइन डिमांड थी वो हमने पूरी की और मेरा ख्याल है अब वो आएंगे नेट के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने इनको कोई माफ़ किया है। वैसे भी इनका जो टैक्स कटता था 236 में, जो कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुआ था, उससे पहले भी हम करते थे, मगर उसको रिडक्शन उन्होंने कर दी थी। तो अब उसी पैटर्न पे ये जो छोटे ताजिर हैं उन पे हम एक अक्रॉस द बोर्ड एक छोटा सा टैक्स लगा के
उनसे वो टैक्स लेंगे और बाकायदा वो रिटर्न फाइल करेंगे, हमें पता तो चले ना कि उनका टर्नओवर क्या है। ठीक है, मैं जरा गौहर एजाज साहब से भी इस पे नुक्ता नजर ले लूं। गौहर एजाज साहब, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? आपके ख्याल में जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि इसहाक डार साहब ने बात की इस्तेकाम की तरफ जो चले गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता हमने ग्रोथ की तरफ जाना है, आपकी नज़र में कैसा था ये बजट? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मुश्किल पिछला साल हम सबको पता है गुजरा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक्सपोर्ट्स स्पेशली टेक्सटाइल्स जो मैं समझ रहा था 19.4 बिलियन पिछले साल टच की थी। मेरा टारगेट था हम 25 बिलियन डॉलर की तरफ जाएंगे, लेकिन हमारी रॉ मटेरियल की शॉर्टेजेस आ गई, कॉटन की क्रॉप फेलियर हो गई, फ्लड्स आ गए। हम 16 बिलियन डॉलर बंद करेंगे, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम 19.3 से वापस 16 की तरफ जाएंगे। अब जैसे बात हम कह रहे हैं कि अब हम सस्टेनेंस की तरफ आ रहे हैं, मैंने देखा डार साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात की कि हम रॉ मटेरियल्स की एलसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उन्होंने ये बात की कि हम एक्सपोर्ट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उन्होंने ये बात की कि हम एक्सपोर्ट का अगले साल का टारगेट 33 बिलियन डॉलर्स रखेंगे। 30 बिलियन? उन्होंने ये बात की कि 33 बिलियन रेमिटेंसेस का है, 30 बिलियन टारगेट एक्सपोर्ट्स का है, जिसका मतलब मेरा टारगेट तो नहीं अचीव करेंगे हम कुछ। मेरा टारगेट 33 बिलियन डॉलर्स ही होगा एक्सपोर्ट का, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने मुल्क को चलाना है तो हमारे हाथ में ये 4 बिलियन डॉलर तो इस वक्त हाथ में पड़ा हुआ है हमारे पास। और जो मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ वो रीजनल एनर्जी टैरिफ का है, क्योंकि इसमें क्लैरिफाई नहीं हुआ कि रीजनल एनर्जी टैरिफ 9 सेंट्स और $9 जो कि IMF की कंडीशन थी कि आपने बजट में इसके लिए अमाउंट एलोकेट नहीं किया, और वो मैंने पहले भी बताया था डिफरेंट प्रोग्राम में कि क्रॉस सब्सिडी है। इंडस्ट्री क्रॉस सब्सिडी देती है दूसरे सेक्टर्स को जो कि अपने पैसे अदा नहीं करते। अब अगर इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का या B3 B4 का जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसका डायरेक्ट टैरिफ निकाला जाए तो उसकी कॉस्ट ही 9 सेंट से नीचे है। तो जब वो 9 सेंट से नीचे है तो उस पर क्रॉस सब्सिडी, मैं बार बार कहता हूँ कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री क्रॉस सब्सिडी नहीं दे सकती, ना उस पर आप बोझ ला सकते हैं। मुझे उसका इंतज़ार है कि बजट की डिटेल्स आएँ कि उसको किस तरीके से डील किया गया। रीजनल एनर्जी टैरिफ ये बेसिक हमारा कंपोनेंट है एक्सपोर्ट को के अंदर रीजनली वायबल रहने के लिए। रियल स्टेट सेक्टर्स पे मैं देख रहा हूँ कि रीट फंड को इन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन दी है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि हमें अपने मुल्क में रियल स्टेट सेक्टर को अब जो है वो डॉक्यूमेंट भी करना है, और हमने डॉक्यूमेंट करके उसको जो है वो लेके जाना है ताकि FATF की सारी कंडीशन मीट रहें। एंड बड़ी पॉजिटिव इस चीज़ के सामने मैं एक और चीज़ देख रहा था, और आप भी इस बात को शहजाद देखेंगे कि हमारी 102 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो मनी सप्लाई है। 102 बिलियन डॉलर्स का मतलब है इस वक्त तकरीबन कोई 31 ट्रिलियन, जिसमें से 24 ट्रिलियन बैंक का डिपॉजिट है। तो सिर्फ अब आज कैश जो लोगों के हाथ में हम बोला करते थे कि जनाब 50% हमारी ब्लैक इकॉनमी है, ऐसा कुछ नहीं रह गया। 7 ट्रिलियन रुपए अब टोटल कैश इन हैंड है, जिसमें से नेचुरली आधा पैसे डिक्लेयर्ड वेल्थ के भी होंगे। तो अब तो इस सिचुएशन में अगर मैं पूरे 31 और 24 ट्रिलियन को भी गिन लूँ तो 20 से 25% भी नहीं रह जाती हमारी जो इकोनॉमी जो हम कह रहे थे कैश इकोनॉमी का जो साइज है वो रिड्यूस हुआ है। मोहम्मद सैयद साहब, एक तो ये आपने कहा कि टैक्सेस के हवाले से अगर हमें फिस्कल खसारे को कम करना था तो टैक्सेस 9,200 अरब रुपए से ज़्यादा होने चाहिए थे। ये कैसे मुमकिन बनाया जा सकता था? और जो हम बात कर रहे हैं कि जो बड़े अखराजात भी अगर देख लें तो हुकूमत का पहले दिन तकरीबन 3,500 अरब रुपए का खसारा होगा। देखिए, ये जो इस दफ़ा मार्कअप एक्सपेंस है, मैं आपको बताऊं 2 साल पहले जितना टोटल बजट आउटले था, इस दफ़ा 2-3 साल पहले, इस दफ़ा मार्कअप एक्सपेंस जो पाकिस्तान का 3 साल पहले टोटल एक्सपेंस से ज़्यादा हो गया है। तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि जो लोग मार्कअप कमा रहे हैं, मतलब रिसेशन में जब पूरा मुल्क परेशानी में है, क्राइसिस में है, वो लोग जो बैंकों में पैसा रख के कमा रहे हैं उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। और मेरी तजवीज़ थी कि अगर 10% टैक्स बढ़ा दिया जाता तो ये 700 अरब रुपए बढ़ जाता और ये हम 10,000 अरब पे पहुंच सकते थे। तो पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरा मेरी विश थी, और जो होना भी चाहिए, इकोनॉमिक थ्योरी भी ये कहती है कि एक बंदा 1 लाख रुपए कमाता है और एक बंदा 50 लाख रुपए कमाता है। तो हमारे यहाँ टैक्स रेट जो है वो प्रोग्रेसिव है, बट वो 30-35% के बाद रुक जाता है। तो जिस तरह कंपनीज में किया है कि उन्होंने 50 करोड़ के ऊपर की कंपनियों को तकरीबन ये 39% ले गए हैं, मेरे ख्याल में नीचे लेवल पर भी और दूसरे लेवल्स पर भी ये कर दिया जाता तो 10,000 अरब का हो जाता, और जिसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है जो हर साल
एक रिकॉर्ड हाई बनता है, इस दफा भी 7,000 अरब रुपए से ज्यादा होगा, उसमें कमी लाई जा सकती थी और शायद वो चीज़ IMF को अट्रैक्ट करती है। अब यही देखना है कि ये बजट के जब खदोखाल IMF के पास जाएंगे और 20 दिन का वक्त रह गया है तो उसमें उनका क्या रिएक्शन होता है, जो साइकिल है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है और कब बोर्ड मीटिंग। 7,573 अरब रुपए का खसारा होगा जिसके लिए अगले साल फिर बोरोइंग करनी पड़ेगी और इस बजट में लिखा हुआ है कि क्या क्या बोरिंग होगी। डोमेस्टिक फाइनेंसिंग 5,031 अरब रुपए होगी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग तकरीबन 2,527 अरब रुपए होगी। तो ये तो हर साल हम देखेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 2, 3, 4 हज़ार अरब से बढ़ता रहेगा। आज अगर 7,300 अरब रुपए है तो अगले बजट में शायद ये 10,000 अरब को तजावुज कर जाए। नहीं शहजाद, ये नहीं होगा अगर आपने बाहर से पैसे मिल गए। अब ये अलमिया ये हुआ कि पिछले साल हमारा डबल इम्पैक्ट हो गया कि हमने फॉरेन लोन रिटायर किए हैं, वो भी हमने बोरो किया, और जो फॉरेनर्स हमें लोन देते थे उसका भी हमने बोरो किया। तो लोकल इन्हिसार बोरोइंग तो बहुत आ गया है। ये जो 7,200 या 7,500 की जो मार्कअप एक्सपेंस है, इसमें 90% तो लोकल है। तो अगर ये बाहर से पैसा आ जाए, या जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, आई टोटली इंडोर्स विद हिम, कि अगर हम रीपेमेंट ना करें यानी ऑर्डरली डेट रीस्ट्रक्चर कर लें तो फिर हमारे पास वो लिक्विडिटी रह जाएगी जिसकी वजह से हमें बोरोइंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल होगा। वो जब होगा कि हम इसी तरह चलते रहे। मेरे ख्याल में 12 महीने इसी तरह चलना मुश्किल होगा। हमें इंटरनेशनल बोरोइंग करनी पड़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल बोरोइंग जो है उसका रेट कम होता है। इसीलिए आने वाले महीनों में जो मार्केट्स की और जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो बजट के अहदाफ पे नहीं होगा, वो उस पर होगा कि हम जो अगले 12 महीने में $22 बिलियन की जो पेमेंट करनी है वो कैसे करते हैं। और अगर पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पे नहीं कर सकते तो जो खाकान साहब ने कहा, हमें एक अच्छा ऑर्डरली डेट रीप्रोफाइलिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। राइट। और इसमें खाकान साहब इस पे मजीद बात करते हुए ज़रा ये भी बताइएगा, क्योंकि अब एमनेस्टी के हवाले से भी बात की है कि जो बाहर ममालिक से पाकिस्तान पैसे लेकर आएगा, रिपैट्रिएट करेगा $1,00,000 तक, उससे कोई सवाल नहीं होगा। इससे कितना हम इनफ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं सुहेल साहब भी कि अगर रीस्ट्रक्चर नहीं किया तो शायद फिर मामलात हाथ से निकल जाएंगे और रीस्ट्रक्चर हमें करना पड़ेगा। देखिए, डेट की रीप्रोफाइलिंग जो है ना, उसके लिए तो पाकिस्तान राइप है। मैं वर्ड रीप्रोफाइलिंग बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैं अभी कोई हेयर कट का अंदिया नहीं देना चाहता बाहर वालों को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप रीप्रोफाइल कर दें, हमारी मैच्योरिटीज बढ़ जाएं। डोमेस्टिक को हैंडल करने के लिए जो सोहेल कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। आपको दूसरी साइड पे दिखाना चाहिए था कि अगर इतना बड़ा इंटरेस्ट पेमेंट डोमेस्टिक जा रहा है तो उस पे से आप कैसे पैसे ले सकते हैं। अब जरा आप नंबर्स पे हैरान होंगे। आपने रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट 30% उस वक्त बढ़ा दिया है जब आपका मुल्क जो है वो चैलेंज्ड है। आपने इंटरेस्ट पेमेंट 17, आपने अपनी पेंशन 17% उस वक्त बढ़ा दिया है जब आप सबसे ज्यादा चैलेंज्ड हैं। You know, you have to really think about these numbers. आपने 67% अपना PSDP बढ़ा दिया है। ये सब borrowed money है। I think it needs a thought। ये पैसे शायद होंगे नहीं इस तरह से PSDP के। शहजाद, फिर जो अर्लियर बात हुई 9,200 की, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर टू लुक एट। पिछले साल जब हमने बजट प्रेजेंट किया तो आप हैरान होंगे कि हमने ये कहा कि बजट का जो FBR टैक्स टू GDP है, जब बजट किया हमने तो वो 9.5% टैक्स टू GDP प्रेजेंट किया। उसको हमने अब रिवाइज कर दिया है और हम कह रहे हैं कि नहीं, वो 8.6% के करीब आएगा। इस साल हम प्रेजेंट ही 8.69% करने जा रहे हैं। हाउ कैन अ कंट्री जो कि अंडर स्ट्रेस हो, वो चैलेंज्ड हो, वो 9,200 का बजट प्रेजेंट कर सकती है जिसमें आप क्लियरली इंटरेस्ट मनी भी उठा सकते हैं। अभी एक स्टडी इप्सॉस की आई है जिसमें 960 अरब की 4 सेक्टर्स की आपको बताया गया है गैप, और खुद मेरी तोला साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान का अगर टैक्स गैप 2-4 और एरियाज में पूरा कर लिया जाए तो वो 12,000 है। ये है जो बजट होना चाहिए था अगर आपने 7,303 को हैंडल करना था। वरना जो जितना बड़ा ये खसारा है, इफ आई वाज डीलिंग फ्रॉम द IMF साइड, I would find it hard to believe कि ये हम किसी सूरत भी एक फिस्कली रिस्पॉन्सिबल एरिया में जा रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट,
ये अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर को पुश किया गया है, ये अच्छी बात है कि एसएमईज को पुश किया गया है, उनको सस्ते लोन दिए गए हैं, ये अच्छी बात है। मैं जरा एक क्विक कमेंट इस पर अशफाक तोला साहब से ले लूं। अशफाक तोला साहब जरा ये बताइएगा कि एक तो सोहेल साहब ने कहा कि अगर इस वक्त हम देख रहे हैं मार्कअप इतना ज्यादा है और वहां पे लोग मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहां पे एटलीस्ट 10% आप टैक्स लगा के 700 अरब रुपए मजीद रेज कर सकते थे, ये क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू की पहले बात की डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने कि उसको 1000 अरब रुपए से बढ़ा दिया है, तो ये कैसे पूरा करेंगे, जरा बताइएगा। शहजाद, मेरा ख्याल है सोहेल भाई से थोड़ी कैलकुलेशन एरर होगी। 7300 तो हमारा टोटल मार्कअप एक्सपेंडिचर है, जिसमें 6800 आपका जो है वो डोमेस्टिक फाइनेंसिंग पे और बाकी फॉरेन बोरोइंग पे है, और वो सारे का सारा कोई टैक्सेबल नहीं होगा, किसी का थ्रेशोल्ड नीचे होगा, किसी का थ्रेशोल्ड ऊपर होगा। सोहेल साहब और अगर खाकान नजीब साहब मुझसे एग्री करें तो मैं ये कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ कि आप 4% मार्कअप नीचे लेके अगर आए ना, तो आपको 1600 अरब बच जाता है, क्योंकि 1 परसेंटेज पॉइंट पे 400 बिलियन का मार्कअप दे रहे हैं गवर्नमेंट की किटी पे। और अगर मैं वो लेके आऊँ तो जैसे डॉक्टर खाकान ने कहा, तो ये करने जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ हम किस तरीके से ये प्लान करें। मैं अगर कर दें यार, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए डॉक्टर साहब। और अगर हम ये करते हैं, क्योंकि अगर हमारा इन्फ्लेशन नीचे आता है तो हम कर सकते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि इट इज़ नॉट डूएबल, क्योंकि पाकिस्तान की रेसिपी ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थ्योरी पे नहीं चल सकती सर। हमें मैनेज पैरिटी और लो मार्कअप रेट पे, आपके उस दिन भी प्रोग्राम में मैंने कहा था, यही आपका एक रेसिपी है। सही। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे लेके जाना पड़ेगा। मुझे जरा क्विकली बता दें कि हाँ, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? ये आप देखिए, आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक के प्रॉफिट में 1.17 ट्रिलियन 1.117 ट्रिलियन हमने रखा हुआ है कि जो इनका प्रॉफिट इस मरतबा बिकॉज के काफ़ी अपसाइज हुआ है, क्योंकि वो OMO के थ्रू उन्होंने बैंकों को जो सब लैंडिंग की है उसकी वजह से इनकी भी इंटरेस्ट इनकम में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो दैट इज़ डूएबल, इतना कोई ऐसा मसला नहीं है। और फिर आपने पेट्रोलियम लेवी में एक इजाफा किया, वो भी आपने देख लिया होगा, 870 बिलियन पे आप लेके गए उसको। तो इसका मतलब लेवी जो है वो इस वक्त मैक्सिमम 50 रुपए है, उसको बढ़ा के 60 रुपए कर दिया जाएगा, तभी ये कैलकुलेट होगा। दो सूरतें हो सकती है ना, ये डिमांड इंक्रीज हो सकती है, इसकी वजह से आ सकती है, या तो ये हो सकता है कि आप इंक्रीज कर दें इन द प्राइसिंग मैकेनिज्म। सो दोनों में से एक चीज हो सकती है। अब वो इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम बताएगी। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम बताएगी, ठीक है। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मुझे इजाजत देंगे, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इस वक्त बजट पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन साल का बजट नहीं है और एक जिम्मेदाराना बजट है, और क्या ये एक ऐसा बजट है जिस पर IMF मुतमईन हो जाएगा, जो टारगेट्स दिए गए हैं क्या वो रियलिस्टिक हैं? शहजाद, अगर IMF से शुरू करते हैं तो IMF ने आपसे मांगा था कि 0.5% आपका प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए। आपने 0.4% तो दिया है, तो तकरीबन वही दे दिया है जो IMF मांग रहा है। तो इस बजट को आप ये कह सकते हैं कि ये इन लाइन विद IMF एक्सपेक्टेशंस है। अगर IMF को आपके रेवेन्यू के और अखराजात के तखमीने सही लग रहे हैं, जो प्रोजेक्शन सही लग रहे हैं, तो फिर ये तकरीबन इन लाइन विद IMF बजट है और कोई बहुत एक्सपेंशनरी बजट नहीं है। जो नंबर IMF कॉन्सनट्रेट करता है प्राइमरी डेफिसिट या प्राइमरी सरप्लस, वो आप वहीं पे तकरीबन खड़े हैं कि जहाँ पे IMF चाहता है 125 अरब रुपए का फ़र्क है, शायद समझ लीजिए। वो चाह रहा होगा कि 500 अरब रुपए होते, 525 अरब रुपए होते, और आपने 370 अरब रुपए दिखाया है पॉजिटिव। राइट, लेकिन इसके अलावा जो नंबर्स है, क्योंकि आपने कहा कि अगर ये टारगेट अचीव हो जाते हैं, इस साल टैक्स शॉर्टफॉल तकरीबन 300 अरब रुपए का होगा। इस साल जो फिस्कल डेफिसिट हमने मिस किया टारगेट, वो 2% से किया है, और जो प्राइमरी डेफिसिट टारगेट था, सरप्लस रखा था आप लोगों ने बजट में 0.2%, और हम एंड अप करेंगे 0.5% नेगेटिव, यानी कि खसारे पर। तो इन नंबर्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये रियलिस्टिक नंबर है, या इस साल भी यही होगा कि हम टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल होगा और जो अखराजात है वो पहले से ज़्यादा होंगे? देखिए, ये जो इस साल का जो एक बड़ा ख़र्चा जो आया था वो आया था फ्लड्स की वजह से, जिसमें आपने कुछ 100 अरब रुपए से ज़्यादा तो आपने डायरेक्ट सब्सिडीज़ दी थी गरीब लोगों को, और आपने चीज़ें बनवाई हैं, वो किया है। तो उसकी वजह से आपको बजट के अंदर भी वो फ़र्क नज़र आया है। आपने बिस्क के प्रोग्राम को बढ़ाया,
तो ये फ़र्क आया था नंबर 1। दूसरा जो बड़ा फ़र्क आया है मेरे ख्याल से वो आया है इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, कि इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ गए थे जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और अब क्योंकि 21% पे है और हुकूमत तकरीबन सारा का सारा जो है वो फ्लोटिंग रेट पे ही बोरो कर रही होती है, तो हुकूमत के इंटरेस्ट के अखराजात बहुत बढ़ गए थे, जिसकी वजह से फ़र्क आया है। अगले साल ऑलरेडी आपने अगर 7,000 अरब रुपए का या 6,500 अरब रुपए का तखमीना रखा है सूद का, तो मेरे ख्याल से डेफिसिट का टारगेट जो है, और आपने सिर्फ 8.9% टू जीडीपी टैक्स रखा है, तो मेरे ख्याल से ये टारगेट हो सकते हैं। सही है इसमें, लेकिन ये नंबर्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई पैराडाइम शिफ्ट तो नहीं है हमारे इस बजट में, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि अब शायद हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर आईएमएफ नहीं आता या आईएमएफ इस माली साल के बाद भी बहुत सख्त शराइत रखता है अगले प्लान के लिए, तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। कैसे आपको ये नजर आ रहा है कि इस इंटरेस्ट पेमेंट के साथ और जो इसके अलावा हमारा करंट अकाउंट की सिचुएशन है और जो एक्सटर्नल पेमेंट्स है उससे हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें? देखिए शहजाद, जो सबसे तशवीशकुन बात है इस बजट में और हुकूमत पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी हालत है उसके अंदर ये है कि आप देखें कि हमारी रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं वो 6,800 अरब रुपए हैं जी। यानी कि अगर वफाक 9,200 अरब रुपए जमा करता है, सूबों को उनका हिस्सा देता है, उसके बाद को 2,500 अरब रुपए तकरीबन जो है या उससे ज़्यादा नॉन टैक्स इनकम है, वो सब मिला लें तो हुकूमत के पास, वफाक की हुकूमत के पास 6,900 अरब रुपए हैं, और जो हुकूमत को सूद देना है वो 7,500 अरब रुपए है और समथिंग लाइक दिस। इसका ये मतलब है कि आप सूद देने के लिए बोरो कर रहे हैं। आप भाई आपने खर्चा तो 1 रुपये का भी नहीं किया, सिर्फ सूद देने के लिए आप बोरो कर रहे हैं, और ये जो है ना, ये इसको डेट ट्रैप बोलते हैं। ये एक बड़ा और बुरी जगह पे हम फंस गए हैं कि जहाँ पे हमको सिर्फ सूद देने के लिए भी बोरो करना पड़ रहा है। अभी तो हम अपने अखराजात का 1 रुपया भी नहीं मीट कर सकते। इसीलिए आई थिंक कि बहुत रीस्ट्रक्चरिंग की बजट की ज़रूरत है, वरना इस तरीके से ये काम नहीं चल सकता। और अल्लाह करे कि थोड़ा सा सूद के शरह सूद भी कम हो अगले माली साल में, तो थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी हुकूमत को। लेकिन ये बजट जो है, ये जिस तरह हुकूमत टैक्स बढ़ा रही है और जिस तरह हुकूमत सूबों को पैसे दे रही है और जिस तरह अखराजात हो रहे हैं, ये बजट अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, ये बहुत लंबा सस्टेनेबल नहीं है। तो अगर इतना प्रेशर है फिस्कल साइड पे, तो फिर मुझे बताएं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, ये मंतक क्या है कि आप लोगों ने जो सैलरी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरी में 35% तक इजाफा कर दिया, यानी कि पिछले साल जो सिविल गवर्नमेंट का खर्चा था वो 553 अरब रुपए था, उसको बढ़ा के 714 अरब रुपए कर दिया है। पेंशन पिछले साल 609 अरब रुपए की थी, आपने उसको बढ़ा के 761 अरब रुपए कर दिया है। पेंशन हमारी फंडेड डायरेक्टली बजट से ही होती है, टैक्स पेयर के पैसे से होती हैं, तो फिर ये क्यों किया गया है 17% का इजाफा पेंशन में और तकरीबन 30% का इजाफा सिविल गवर्नमेंट के अखराजात में? सिविल गवर्नमेंट के अखराजात में देखें, जो आधे से ज़्यादा अखराजात जो होते हैं वो सिर्फ सैलरीज़ के होते हैं। कहीं कहीं मेरे ख्याल से 60% किसी डिवीजन के अंदर सैलरी के अखराजात होते हैं। अब अगर किसी आदमी को आप 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे थे पिछले साल, और इस साल अगर 30% अगर मिसाल के तौर पर इन्फ्लेशन है, तो उसके रियल परचेसिंग पावर तो 70,000 रुपये हो गया ना, तो इसलिए आप उसकी तनख्वाह बढ़ाएंगे 30% या 25%। तो एक तो ये इसलिए अखराजात बढ़ें, और पेंशन भी तनख्वाह से लिंक्ड होती है तो पेंशन भी बढ़ेगी। अब पेंशन का एक पाकिस्तान में रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेंशन्स के अंदर बहुत सारी डिग्रीज़ ऑफ रिलेटिव मिलते हैं कि अगर एक साहब की फौतगी हो जाती है तो उनकी बेवा को मिलते हैं, उनकी फौतगी हो जाती है तो उनकी बड़ी बेटी अगर गैर शादीशुदा है तो उनको मिलते हैं, उनके वालिदैन को मिलते हैं। तो ये पेंशन से छुटकारा नहीं है, तो पेंशन से भी आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। और आप उसके अंदर फंडेड पेंशन की भी बात करें, ये पे एज यू गो सिस्टम नहीं हो, बल्कि आप उसके अंदर हुकूमत जो है वो हर साल कुछ पैसे भी डाले। और सिमिलरली आपको अब हुकूमत को भी आपने माइक्रोस्कोपिक देखना है कि कितने लोगों की आपको ज़रूरत है, कितने लोग आपने रखने हैं, आपने वफाकी हुकूमत में क्या क्या चीज़ें करनी है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि आपको वफाकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा फ़ैट नहीं होता है, और अगर आप तनख्वाह बढ़ा दें तो उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ पैसे बचते नहीं हैं। फिर आपकी जो फ़ॉरेन मुल्क में जो आपकी एम्बेसीज़ होती हैं उनका अखराजात होते हैं वो डॉलर में होता है, डॉलर भी बड़ा डिवैल्यू हो गया, तो ये ख़र्चे इसलिए करने पड़ते हैं। लेकिन जो मसला है वो वफाकी ख़र्चे से बहुत ज़्यादा है। मसला आपका ये है कि इस वक्त आप 7,500 अरब रुपए का डेफिसिट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को। अगर आप ख़त्म भी कर दें जी, आप समझ लें कि वफाकी हुकूमत पे एक पैसा भी खर्च नहीं करते, तो फिर भी आपका 6,800 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एक तो वैसे ही इलेक्शन का साल है, कह रहे हैं इलेक्शन बजट नहीं। मुझे अगर आप यू हैव दिस नंबर ऑन योर टिप्स, तो बता सकते हैं कि कितने इस वक्त सरकारी मुलाजमीन होंगे वफाक के पास जो काम कर रहे हैं?
मुझे सीरियसली आई डोंट हैव दैट नंबर ऑन माय टिप। इसके अंदर देखें टीचर्स भी शामिल होते हैं, इसमें टीचर्स भी शामिल होते हैं, आप ये तमाम लोगों को भी शामिल कर लें तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि उनका जो इस वक्त सिविल गवर्नमेंट का जो खर्चा है चलाने का, उसको आप तकरीबन बढ़ा रहे हैं 170 अरब रुपए से, लेकिन दूसरी तरफ जो आपका सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी का प्रोग्राम है BISP, उसमें आप 50 अरब रुपए बढ़ा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है, 50-60% आवाम, वो तो यही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तमाम BISP के मुस्तहिक हैं, लेकिन जो है वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि हमारे लिए 50 अरब रुपए हैं और चंद हज़ार जो आपके सरकारी मुलाजमीन हैं उनको आप 150-170 अरब रुपए बढ़ा रहे हैं। देखें शहजाद भाई, चंद हज़ार नहीं हैं, लाखों में से हैं जो हुकूमत के एम्प्लॉयज़ हैं, वो हुकूमत के लिए नौकरी करते हैं, वो सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। अगर आप उनको मुआवजा जो है वो ईमानदारी से देना चाहिए। मैं सच आपको बता रहा हूँ कि ये हुकूमत के पास बिल्कुल राइट होना चाहिए कि जो आदमी सही काम नहीं करे उसको निकाल दे, और ये जो हमारे कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुआवजा तो फिर भी ईमानदारी से देना चाहिए। ये जो आपकी दूसरी बात थी, एकदम 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 दुरुस्त बात है कि बिस्प के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि सूबों को भी इसमें लाना चाहिए और इसको डबल कर देना चाहिए बिस्प के अंदर, ताकि जिसको आप पैसे दें वो कम से कम पावर्टी से निकले, उसको कुछ हुनर मिले, और फिर वो जो है उसके बच्चों को, उस खातून के बच्चों को हुनर मिले और वो फिर अपने पैरों पर खड़े रह सकें। इस मुल्क के अंदर हमने गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा गरीब रखा है, उनको जहालत के हालत में रखा है, उनको सेहत भी के चीज़ें वो नहीं हैं, मुहैया नहीं है, स्टंटिंग बढ़ गई है, वेस्टिंग बढ़ गई है। तो ये गरीब लोगों के ऊपर काम करना ज़रूरी है। और अगर आपको कहीं पे पैसे कम करने हैं तो फिर आप जो आपके ADB के प्लान्स होते हैं, सूबों के जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, या PSDP के जो प्लान्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे खर्चे हो रहे होते हैं, कहीं सड़कें बन रही होती हैं जिनको MNS के प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, आप वहाँ पर थोड़ी बहुत कटौती कर सकते हैं। सही। और अगर हम अज्यूम करें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बोरोइंग फ्लोटिंग रेट पर होती है, तो जो इस साल, जो आने वाले साल में हमारा माली खसारा होगा, उसकी फाइनेंसिंग के लिए हम 2,500 अरब रुपए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से इकट्ठा करेंगे, उसका रेट शायद कम हो। जो डोमेस्टिक फाइनेंसिंग है वो 5,000 अरब रुपए की है। तो अगर ये मामला ऐसे ही चलते रहे, कोई रीस्ट्रक्चरिंग, रीप्रोफाइलिंग नहीं होती, तो फिर ये जो 7,303 अरब रुपए की हम बात कर रहे हैं कि ये इंटरेस्ट पेमेंट है, और ये उससे ज़्यादा है जो वफाकी हुकूमत का शेयर है टैक्स में, तो फिर कहाँ खड़े होंगे हम? क्या 10,000 अरब से तजावुज कर जाएंगे? क्या होगा फिर? इसीलिए देखिए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को रीस्केजुलिंग या रीशेड्यूलिंग करनी चाहिए या रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए अपनी लोन्स की। मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं क्यों ये समझता हूँ कि रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि आप वॉलंटरीली डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। जो मुल्क गए हैं श्रीलंका या घाना इसकी तरफ, उनको बहुत तकलीफ़ हुई है। और इसमें आप ये बात देखें कि जो हमने 7,500 यानी कि 25 बिलियन डॉलर्स तकरीबन हमने जो एक्सटर्नल डेट के बात की है, डेट सर्विसिंग की, उसमें से 22 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो तो हम पाकिस्तान में दे रहे हैं, सिर्फ 3 बिलियन से भी कम की फ़ॉरेन डेट सर्विसिंग दे रहे हैं। तो फॉरेन डेट सर्विसिंग इतनी भारी नहीं है हमको, लोकल डेट सर्विसिंग बहुत ज़्यादा भारी है। और अगर लोकल डेट सर्विसिंग के अंदर आप जाके वहाँ पे अगर आप रीस्केजुलिंग करेंगे तो बहुत सारे आपके बैंक्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पूंजी इस पर लगी हुई होती है, वो बैंक्स की कैपिटल रिक्वायरमेंट ख़राब हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत संजीदा मसला है, इसको इतना आसानी से नहीं कह देना चाहिए कि हमको रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमको हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान ने सॉवरेन वादे किए हैं वो वादे पूरे करे और रीस्ट्रक्चरिंग में ना जाए। सही। और इसके अलावा मुफ्ती इस्माइल साहब, आज भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो IMF की तमाम शराइत थी, जो प्रायर कंडीशंस थी, वो हमने पूरी। इसके बाद उनकी MD से खुद बात हुई IMF के, और उन्होंने कहा है कि अगर आप वर्बल कमिटमेंट दे देते हैं कि 9th रिव्यू हो जाएगा, तो जो आपकी बाकी शराइत है वो भी हम पूरी कर देंगे। और अब हुकूमत ये दावा कर रही है कि बजट भी हमने उसी के मुताबिक बनाया है। तो क्या अभी भी उम्मीद की जा सकती है कि इस माह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाए और बोर्ड अप्रूवल भी हो जाए IMF से, और जो नवा रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाए पाकिस्तान का? देखिए, रिव्यू मुकम्मल करने में जो स्टेप्स रह गए हैं वो ये है कि पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना चाहिए, जो ये देख के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद वो एक मैनेजमेंट नोट तैयार करते हैं, 2-4 दिन उनको लगते हैं, मैनेजमेंट से अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद फिर वो नोट जो है वो बोर्ड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 हफ्ते कम से कम बोर्ड को देते हैं, और फिर बोर्ड मीटिंग होती है। तो इतना वक्त तो नहीं है, लेकिन ये इसको चलें वक्त शॉर्ट कर सकते हैं कि 2 दिन में नोट लिख लें, शायद नोट इनके पास तैयार हो, मैनेजमेंट 1 दिन में अप्रूव करे, 1 हफ्ते के अंदर बोर्ड मीटिंग बुलाएं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं इंशाल्लाह, और ये हो जाएगा, इसकी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है।
बिलखसूस जो मुश्किल बात है वो ये है कि IMF ने जो $6 बिलियन हमको कहे थे कि एक्सटर्नल फंडिंग के जमा करो, उसमें से हम अभी तक सिर्फ 4 जमा कर चुके हैं और 2 जमा नहीं कर सके। और ये 2 मेरे ख़्याल से मगरबी ममालिक की एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये $2 बिलियन या तो चीन दे या कतर दे या कहीं और मिडल ईस्टर्न मुल्क और दें, और मगरबी ममालिक इसमें कोई वो नहीं कर रहे, अपना कोई हिस्सा नहीं डाल रहे, ना वो IMF को पुश कर रहे हैं। वो बज़द हैं कि चाइना और पैसे डाले। चाइना ऑन द अदर हैंड सोच रहा होगा कि हम तो सारे पैसे रीरोल भी कर रहे हैं, हमारे बैंकों ने तो कोई पैसे पाकिस्तान से विड्रॉ नहीं करे, जबकि मिडल ईस्टर्न बैंकों ने विड्रॉ कर लिए, वेस्टर्न बैंकों ने विड्रॉ कर लिए, तो हमसे क्यों कहा जा रहा है मज़ीद पैसे देने का। AAIB ने भी अभी $500 मिलियन दिए हैं, अभी फिर $250 मिलियन दे रहा है। तो ये थोड़ी सी अमेरिका और चाइना की आपस की जो सियासत है वो भी हमारे आड़े आ रही है। तो फिर आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म अगर कह रहे हैं तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। वज़ीर आज़म तो पिछले 4-5 महीने से कह रहे हैं और यही वाला मामला फंसा हुआ है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हम कैसे अरेंज करेंगे, और अगर ये $2 बिलियन का शॉर्टफॉल होगा तो क्या आपको लगता है कि IMF इस पर पाकिस्तान को रियायत दे देगा कि ठीक है $4 बिलियन अगर आपने कर दिए हैं तो वो काफ़ी हैं, आगे बढ़ते हैं, 9/3 वो मुकम्मल करते हैं, ये होने का इम्कान आपको नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई इम्कान नहीं है। वो तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी $4 बिलियन पे साइन नहीं कर रहे, ना कि बोर्ड मीटिंग कराएं। वो तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि $6 बिलियन लेकर आएँ। तो वो ये सोच रहे हैं कि हम स्टाफ हमारी हुकूमत की अगर वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि ये उम्मीद है और आज बजट दिया है, और जैसा मैंने आपसे गुजारिश करी कि बजट में 0.4% या 3.5% का हम पॉजिटिव सरप्लस दिखा रहे हैं, वो 0.5 का मांग रहे हैं, 150 अरब रुपए का फ़र्क रह गया है, वो भी पूरा कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर तनख्वाहों का कुछ और मसला ना निकल आए तो मेरे ख्याल से अगर वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं तो अल्लाह करे। मैं खुद आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ये लग रहा मुश्किल है लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे इस प्रोग्राम में, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अगले साल का बजट पेश कर दिया गया है और मुश्किल हालात में बजट है, क्योंकि एक नंबर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बार बार बात भी करें कि जो सूद की अदायगी है वो 7,303 अरब रुपए है, और वो 416 अरब रुपए ज्यादा है जो वफाकी हुकूमत के पास आमदन का शेयर बचेगा। वफाकी हुकूमत के पास सूबों को देने के बाद 6,888 अरब रुपए बचेंगे, जो कि 416 अरब रुपए कम है जो सिर्फ हमने सूद की अदायगी करनी है। तो इन हालात में ये बजट बनाया गया है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। मुज़म्मिल असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो इस वक्त माशी हालात हैं उसका जिम्मेदार आज फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ठहराया। उन्होंने कहा कि 3-4 साल की जो उनकी परफॉर्मेंस थी उस वजह से आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। बजट पर भी कमेंट कीजिएगा और ये जो आज उन्होंने बात की इस पर भी अपना तबसरा कीजिएगा। देखिए, अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस की वजह से आज मुल्क के ये हालात हैं, तो आप ऐसा करेंगे, उन्हें दरख्वास्त करें कि जिस जगह पे तहरीक इंसाफ ने आपको दिया था वहाँ पे मुल्क दे दें। मिसाल के तौर पे अभी आपने सूद की बात की, तहरीक इंसाफ ने आखिरी साल जो था उसका 3,900 अरब रुपए सूद में बजट में अदायगी की थी। इस साल जो है 7,303 अरब रुपए, 11.75% जो है शरह सूद था और 12% जो है महंगाई थी। अब वो जो है महंगाई 38% पे उनके दौर में चली गई, हमारी वजह से तो नहीं गई ना। और दूसरा ये कि शरह सूद जो है 21% जो पाकिस्तान का तारीख का सबसे बुलंद तरीन है, वो भी इन्हीं की हुकूमत के दरमियान हुआ। तो तहरीक इंसाफ का कहाँ से कसूर हो गया। शहजाद, जो इंटरेस्टिंग बात है ना जो आपने अभी की है, मैं ज़रा सा आपको बताना चाहूँगा कि पहली दफ़ा आखिरी बजट का 50% से ज़्यादा सूद की अदायगी में जाएगा, 50% से ज़्यादा वफाकी। आपका जो नेट रेवेन्यू आपने खुद बता दिया उसका 110% सिर्फ सूद की अदायगी में जाएगा। और अगर आपका ग्रॉस रेवेन्यू देखा जाए तो जो 9,200 रुपये, उसका 75% आप जो है टैक्स जो है वो सूद की अदायगी में दें। और इसमें तहरीक इंसाफ का कहाँ से कसूर आ गया। अब बात यह है कि ये हमेशा से कहते रहते थे जी, मैं इसमें, क्योंकि उन्होंने ये बात की कि आपके दौर में कर्जा बहुत ज्यादा लिया गया और इमरान खान साहब अपनी हुकूमत आने से पहले कहते थे कि 75 साल में 25,000 अरब रुपए कर्जा हो गया है। तो जब आप लोगों ने हुकूमत हैंड ओवर की, आपको निकाला गया उस वक्त, तो 39,000 ऑलमोस्ट 40,000 हो चुका था। तो अगर 72 साल में 25,000 अरब रुपए
कर्जा लिया गया तो आपके 3.5 साल के दौर में तकरीबन 15,000 अरब रुपए कर्जा लिया गया, तो उसकी सूद की अदायगी तो पे करनी पड़ेगी ना आने वाली हुकूमत को। देखिए बड़ी अच्छी बात की आपने, वैसे तो उन्होंने कम बताया है, 25,000 में वो छोड़ के गए थे, 43,000 पे हम छोड़ के गए। हमने 3 साल 6 महीने में 18,000 अरब लिया। इन्होंने 1 साल में कितना लिया? इन्होंने 1 साल में 15,000 अरब रुपए कर्ज लिए, 1 साल में 15,000 अरब। और ये तो दावा करते थे ना कि मैं महंगाई कंट्रोल करने का मास्टर हूँ, मैं डॉलर कंट्रोल करने का मास्टर हूँ। हाल इनका ये है कि पिछले साल इन्होंने जो बजट बनाया था 190 रुपए डॉलर के हिसाब से बनाया था, जिनको माशी हकाइक का ही ना पता हो। और फिर ये वही वजीर खजाना है, जब आए थे तो कहते थे 200 का डॉलर है और अब कहते हैं 244 का डॉलर है। तो 6 महीने में इन्होंने 44 रुपए की छलांग मार दी। तो इनकी जमीनी हकाइक पे तो कंट्रोल ही नहीं है और ये अब जो है हमें जो है सुनाना शुरू हो गए। इसके अलावा आप देख लें कि अभी इन्होंने जो अभी इस बजट में, इस साल के बजट में 6,000 अरब रुपए का खुद मुंह से खसारा बोल दिया है। अगर ये 6,000 अरब बोल रहे हैं तो ये कम से कम 8,000 अरब होगा। पाकिस्तान की तारीख का ये जो साल खत्म हुआ, ये और अगला तारीख का सबसे ज्यादा खसारे का बजट होगा रुपयों में। तो ये पीटीआई ने बजट बनाया था पिछले साल का। मुज़म्मिल साहब, इसमें ये जरा बताइएगा कि ये अगले साल में आईएमएफ का प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है। वजीर आजम साहब ने कहा 9th रिव्यू तो इस माह भी मुकम्मल हो सकता है, वो पुरुमीद है। आपको लगता है ये पॉसिबल है? और क्या जो ये बजट है, अगर हमने अगले आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है 30 जून के बाद, तो क्या उनको मुतमईन कर पाएंगे इस बजट पर? देखिए, इस बजट में 3 चीजें ऐसी हैं जिस पे जो आईएमएफ मुतमईन नहीं होगा। नंबर 1 खसारा, जैसे मैंने आपको बता दिया, 6,000 अरब जो 7% जीडीपी का बनेगा, ठीक है ना। दूसरा ये कि इन्होंने 1,1100 अरब रुपए की सब्सिडीज रख दी हैं जो आईएमएफ को नामंजूर है। तीसरा, इन्होंने 9,200 अरब रुपए का टैक्स का टारगेट तो रख दिया है, लेकिन जो टैक्स की एग्जेम्पशन जो आईएमएफ कहता था आप निकालें, वो इन्होंने उल्टा बढ़ा दी है अपने वोट बैंक के चक्कर में। और दूसरा एक इन्होंने, आप समझ लें कि एक एमनेस्टी स्कीम भी दे दी है $1 लाख वाली। तो ये 3 बातें जो है ना आईएमएफ के असूल के खिलाफ जारी हैं। अब लेट्स सी, देखें कि वो आईएमएफ क्या करता है, और अगर नवा रिव्यू अप्रूव भी कर देता है तो फिर भी प्रोग्राम इनकम्प्लीट होता है। और फिर इसाक डार ने कल खुद कह दिया कि हम नए प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।